हेलो स्टूडेंट, मैं कलीम एक बार फिर से कक्षा 11वीं के भौतिकी में। प्यारे बच्चों, हम गुरुत्वाकर्षण पढ़ रहे हैं और गुरुत्वाकर्षण में हमने लास्ट टाइम पलायन वेग के बारे में जाना था। उम्मीद करता हूँ पलायन वेग क्या होता है याद होगा। प्यारे बच्चों, पहले शुरू में आप सभी 11वीं के बच्चे वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखते थे। बच्चों की संख्या के आधार पर दर्शक जो व्यूज होते थे वो बहुत ज़्यादा थे। प्यारे बच्चों, अभी आधे बच्चे भी वीडियो नहीं देख रहे हैं। आप लोग भ्रम में हैं कि पेपर होगा नहीं होगा। या असाइनमेंट में पेपर निश्चित होगा बेटा। और ये आपका बेस है ना। 11वीं में सब पूरी चीजें नहीं है और इसको आप इग्नोर करते जा रहे हैं। आप इग्नोर करेंगे तो परेशानी में पड़ जाएंगे। 12वीं में आपको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है क्योंकि आपने 11वीं का बेसिक छोड़ दिया। फिजिक्स का पी क्या होता है ये 11th में सीखते हैं। केमिस्ट्री का सी क्या होता है, मैथ्स का एम क्या होता है, एग्जैक्ट मैथ्स क्या होता है, वो 11वीं में पता चलता है कि हम कितने पानी में। 10वीं में तो हम रट रटा के कैसे भी परसेंट ला ही लेते हैं बेटा, लेकिन 11वीं होना है पसीना छुड़ा देता है आपको। लेकिन आप नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि जितने बच्चे वीडियो देखते हैं बेटा, प्लीज पूरा वीडियो देखें। पहली बात, सभी विषय के देखें। दूसरी बात, और अपने फ्रेंड्स को प्लीज रेकमेंड कीजिए, देख यार, क्योंकि ये भविष्य है। प्लीज बेटा आप अच्छा करिए, आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, आपके लिए फायदेमंद होगा। मैं कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेहनत करना आपको है। ठीक है, चलते हैं हम आज का टॉपिक चालू करते हैं, कक्षीय चाल। कक्षीय चाल क्या होता है, थोड़ा सा चित्र बनाता हूँ, उसके बाद में चलूंगा। ये मान लिया पृथ्वी है, ये पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान क्या है बेटा, कैपिटल M है, और इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R। ठीक है, अब यहां से h ऊंचाई पर तो स्मॉल m का जो उपग्रह है, जो पृथ्वी के चारों ओर नियत कक्षा में किसी चाल से गति कर रहा है, ये r हुआ। तो केंद्र से कुल दूरी को h हुआ। केंद्र से कुल दूरी कितनी हुई इसकी, r प्लस h। बड़े गोले की त्रिज्या कितनी हुई बेटा, r प्लस h। तो इसकी जब हम परिभाषा बताएंगे तो कहेंगे जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह जिस चाल से चक्कर लगाता है उसे ही उस उपग्रह की क्या कहते हैं, कक्षीय चाल कहते हैं बेटा। फिर से कहूंगा, जब कोई उपग्रह किसी ग्रह के चारों ओर नियत कक्षा में परिक्रमा करता है तो इस नियत कक्षा में उपग्रह की चाल को ही हम कक्षीय चाल कहते हैं। तो ये था परिभाषा। अब बताएंगे माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M तथा त्रिज्या कैपिटल R इसकी सतह से क्या h ऊंचाई पर ठीक है, स्मॉल m द्रव्यमान का कोई उपग्रह है जिस पर पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल F इज इक्वल टू G(m)m अपॉन R प्लस h का होल स्क्वायर। ये दूरी बेटा देखो, G इस कैपिटल M पृथ्वी का है,
स्मॉल एम उस उपग्रह के बारे में बता रहे हैं, और आर प्लस एच उसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ये सूत्र होता है ना GMM/r², दूरी का वर्ग, तो दूरी r प्लस एच है, तो r प्लस एच का वर्ग। अब बताया क्योंकि ये वृत्ताकार पथ में कोई उपग्रह गति कर रहा है, तो उसको चलने के लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल F = mv²/r। तो ये समीकरण नंबर 1 को बेटा ये समीकरण नंबर 2 दोनों को देखोगे, r का मतलब r प्लस एच, ठीक है, दूरी। अब कहा समीकरण नंबर 1 और 2 से दोनों के LHS बराबर है जी, तो RHS भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा बेटा, mv²/r प्लस एच का, और ये हो गया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस एच का होल स्क्वायर। ये r प्लस एच से एक r प्लस एच कैंसिल हुआ, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल हुआ, तो v² क्या बचा, gm अपॉन r प्लस एच। क्या हो गया, v √gm अपॉन r प्लस एच का, इस प्रकार से हुआ। तो यदि कह दिया G एवं G में कैपिटल G में संबंध से GR² क्या होता है, GM। तो कैपिटल GM ना बेटा हम GR² रखते हैं, तथा R प्लस एच, तथा क्या बताया, R प्लस एच का मान लगभग किसके जैसा होगा, r, अर्थात h की क्या करे, उपेक्षा करे। इसका तात्पर्य यह होता है कि r के तुलना में h का मान बहुत ही कम है, इसलिए उसकी नगण्यता नगण्य मान है, दो काम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा GR² और यहाँ हो जाएगा r प्लस h का मान लगभग, तो v क्या हो गया, GR का मान। तो ये होता है बेटा उपग्रह की कक्षीय चाल का सूत्र। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आएगा। अब इसका हम आंकिक मान भी निकालेंगे, क्योंकि g होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तथा r की वैल्यू होती है 6.38 × 10⁻6 मीटर। तो हमने क्या करना है, मान रख देना है 9.8 × 6.38 × 10⁻6, ठीक है। जब हमने गुना किया और टोटल कैलकुलेशन कहा, तो आ गया 8000, कितना, 8000 मीटर पर सेकेंड, या इसे कहा v = 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये होता है उपग्रह की कक्षीय चाल, कितना, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। देख लीजिए बेटा, समझ लीजिए। चलते हैं हम हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अब आइए हम उपग्रह का परिक्रमण काल मतलब समय, अर्थात किसी उपग्रह द्वारा ग्रह की एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है ना बेटा, उसे उस उपग्रह का क्या कहते हैं, परिक्रमण काल कहते हैं, ठीक है। तो देखो इसका समय t बराबर है
पृथ्वी की एक परिक्रमा में तय दूरी बटे कक्षीय चाल। अभी जो निकाले थे जी याद करिए। तो देखो बेटा, परिक्रमा में एक परिक्रमा में तय दूरी कितना है 2 पाई आर। क्यों 2 पाई आर बोल रहे हो सर? क्योंकि एक परिधि, ये देखो परिधि दूरी तय करता है ना, ठीक है। तो कौन तय कर रही है? पृथ्वी वाला। तो r प्लस एच नहीं हो जाएगा? तो हो जाएगा r प्लस एच। दूरी आपको याद होगा, ये चित्र बना लेते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। ये पृथ्वी हुआ बेटा, जिसकी त्रिज्या r, ये उपग्रह जिसकी सतह से ऊंचाई h, ये हो जाएगा r प्लस h, ठीक है। अब चला कक्षी चाल की क्या सूत्र था, हमको याद होना चाहिए कक्षी चाल का सूत्र जी आर का स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच, याद होगा। तो टी इज इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2 पाई आर प्लस एच अपॉन 1 इंटू आर प्लस एच का घात 1/2 करनी को 1/2 कर लेना, जी आर का स्क्वायर पूरे की घात 1/2। करनी का घात होता है ना बेटा, वो 1/2 घातांक के रूप में होता है। ये हो जाएगा, एक है आधार समान होते घात जुड़ जाता है, तो 2 पाई आर प्लस एच, एक और 1/2 3/2 हो जाएगा, और जी आर का स्क्वायर। चूंकि हम जानते हैं क्या आर प्लस एच का जो मान होता है वह क्या होता है बेटा, नगण्य कर देंगे हम उसको, या ऐसा लिख सकते हैं कि r प्लस एच 3/2 है, तो ये t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर r प्लस एच का घात 3, अर्थात ये दिख रहा 3, यहाँ पर ऐसा करें 1/2 लगा, करनी लगा, और 3 घात 10 का 10 रह गया, और बटे में हो गया जी आर का स्क्वायर। फिर से पिछले सवाल की भांति हम फिर कहेंगे क्या r प्लस एच का मान लगभग क्या है, r है, ठीक है। तो t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर r प्लस एच को क्या लिखेंगे, r का क्यूब बटे जी आर का स्क्वायर। तो 3 में से 2 घटा तो क्या आया 2 पाई रूट ओवर r अपॉन जी, ये देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर, अब आंकिक मान निकालेंगे। परिक्रमण काल का सूत्र हुआ बेटा, तो अब हमने आंकिक मान निकाला, तो t इज इक्वल टू 2 इंटू 3.14 अपॉन 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 9.8। तो हमारा जो मान होता है 84 मिनट, कितना होता है 84 क्या होता है बेटा, मिनट होता है इसका परिक्रमण काल, ठीक है। अतः कृत्रिम उपग्रहों का परिक्रमण काल 84 मिनट होता है। देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अब चलेंगे हम, हमारा अगला टॉपिक है कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध। कक्षीय चाल एवं पलायन वेग में संबंध देखते हैं बेटा। सबसे पहले हम पलायन वेग का सूत्र देख लेते हैं, याद होना चाहिए v इज इक्वल टू रूट ओवर 2gr होता है। और अभी हमने कक्षीय चाल का निकाला है बेटा, स्केप वेलोसिटी कहते हैं, इसलिए e लिख देते हैं, और ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है, इसलिए v0 लिखता हूँ। ये होता है रूट
जी आर समीकरण नंबर मान लिया भाई हमने। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1/2, क्या कहा, समीकरण नंबर 1/2 का भाग दिया तो हो गया वी ई अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू रूट ओवर 2 इंटू जी आर। अलग कर दिया बेटा ताकि ये कर जाए, और जी आर से जी आर कैंसिल हुआ, तो वी जीरो अपॉन वी ई अपॉन वी जीरो इज इक्वल टू रूट 2, तो वी ई इज इक्वल टू रूट 2 वी जीरो, अर्थात शब्द में लिखा ये हो गया पलायन वेग कक्षीय चाल का कितना गुना होता है, 2 गुने के बराबर होता है। पलायन वेग कक्षीय चाल के 2 गुने के बराबर होता है। ये है हमारा क्या, पलायन वेग और कक्षीय चाल में संबंध। देख लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। अब हम चलेंगे बेटा हमारे अगले टॉपिक की तरफ, तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह के बारे में बात करेंगे। क्या कहेंगे, तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व दिशा में परिक्रमा करते हैं, जिसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है। फिर से कह रहे हैं, वे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं, जिनका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर अर्थात 24 घंटा होता है, उसे क्या कहते हैं, तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। इसकी विशेषताएं पूछता है भाई। तो पहला विशेषता परिभाषा में, दूसरा भी विशेषता परिभाषा में है। तो इसके बारे में बताएंगे कि भाई जो इसकी विशेषता है, यह पृथ्वी के तल के लंबवत अक्ष में घूर्णन करता है, पहला हो गया। दूसरा बता सकते हैं कि ये पश्चिम से पूर्व गति करता है, यह भी इसका परिक्रमण काल क्या होता है, 24 घंटा होता है। और तीसरा बता सकते हैं इसका परिक्रमण काल समान होने के, पृथ्वी के कक्ष से समान होने के कारण यह क्या करता है, पृथ्वी के सापेक्ष, हम लोग जैसे ना बेटा आपस में एक साथ गाड़ी चलाते रहते हैं तो एक दूसरे का एक ही स्पीड रहता है, तो एक दूसरे के सापेक्ष हमें स्थायी दिखाई पड़ते हैं। अगर हम उसको देखें तो स्थायी, वो हमको देखा तो स्थायी, इसलिए दोनों एक ही अक्ष पर ऐसा घूर्णन विषुवत रेखीय दिशा में जब गति कर रहे हैं ना, तो क्या होता है, ऐसा लगता है वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थायी है, इसलिए इसे भूस्थायी उपग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये था बेटा तुल्यकारी उपग्रह या भूस्थायी उपग्रह। ये क्या होता है, वे उपग्रह जो पृथ्वी के अक्ष के लंबवत क्या करते हैं, पश्चिम से पूर्व दिशा में गति करते हैं, जिनका परिक्रमण काल पश्चिम से परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के जैसे होता है, उसे ही क्या कहते हैं, तुल्यकारी या भूस्थायी उपग्रह कहते हैं, ठीक है। तो विशेषताएं भी बताया, जो पश्चिम से पूर्व दिशा में विषुवत रेखीय दिशा में गति करता है, इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के परिक्रमण काल के बराबर होता है, और यह क्या होता है, जो घूमती है एक दूसरे एक ही दिशा में, दोनों गतिमान होने के कारण क्या होते हैं, एक दूसरे के सापेक्ष क्या कहते हैं, स्थिर होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, भूस्थायी उपग्रह कहते हैं। अब इसके गुण के बारे में भी, उपयोग भी पूछता है बेटा, इसका अनुप्रयोग, ठीक है।
अनुप्रयोग के अंतर्गत आप जानते हैं दूरदर्शन से द्वारा सैटेलाइट से दूरदर्शन के द्वारा हमारी बातों को दूर दूर तक पहुंचाया जा हमारे संवादों को पहुंचाया जा सकता है। खुफिया चीजों की जानकारी अर्थात अंतरिक्ष में जो घटनाएं घट रही है उसके बारे में जानकारी देता है। यह खुफिया जासूसी का जानकारी जासूसी के रूप में कार्य करता है कि हमारे शत्रु हमारे पड़ोसी देश में क्या कर रहा है, मौसम संबंधी जानकारी, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमें प्रदान करता है। और तुल्य अर्थात जो सैटेलाइट होता है ना बेटा, जो हमें जो जो जानकारी देता है, चाहे मौसम वाला हो या हर चीज की पूर्वानुमान की जानकारी हो या जासूसी के बारे में, अंतरिक्ष में जो जासूसी होती है उसके बारे में, इन सभी की जानकारी कौन देता है? तुल्यकारी उपग्रह। तो ये था हमारा तुल्यकारी उपग्रह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। फिर तब तक मैं विदा लेता हूँ, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।